संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। कानपुर में हम इस वक्त आए हैं बस के अंदर। स्मार्ट बस है, आप देखिए यात्री सफर कर रहे हैं। शहरों में जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो किस तरह से बेहतर हो, उसमें शहरों में इस तरह की इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है। तो आप देख रहे हैं बेहद आरामदायक सफर है यहाँ पर। जिस तरह से कानपुर में मेट्रो की भी शुरुआत हो रही है और साथ ही साथ इस तरह की जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में चलाई गई हैं। उससे कितना आरामदायक सफर हुआ है। हम सबसे पहले परिचालक से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोहित गुप्ता है। रोहित गुप्ता जी, बताइए कि क्या रहता है यात्रियों का अनुभव, क्या कहते हैं जब सफर करते हैं बस? सफ़र सबसे अच्छा रहा। एक तो यहाँ प्राइवेट सिस्टम पहले था तो भूसे से बसें चलती थी। 60 बसें डिपो को आ गई हैं, 40 और आनी है। और सबसे अच्छी इसमें महिला सुरक्षा है। CCTV से लैस है, 112 से जुड़ी है कॉन्टेक्ट लखनऊ से। इसमें महिला से न छेड़खानी हो सकती है न बदतमीजी हो सकती है। तो बहुत अहम है। 112 से देखिए आप ये बसें जुड़ी हुई हैं, यानी अगर किसी महिला के साथ कोई हिमाकत करता है बदतमीजी करने की तो 112 से सीधे जुड़ी हुई है बस। और CCTV लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ के जो ड्राइवर साहब हैं उनसे हम बात करेंगे। सफ़र बहुत अच्छा है इसका, फुल एयर कंडीशन गाड़ी है, पब्लिक को भी सुविधाएं मिल रही हैं। पूरी इलेक्ट्रिक बस है जो पोल्यूशन फ्री है। आप देखिए मेट्रो सामने दिख रही है, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसमें इस तरह की इलेक्ट्रिक बसें शहरों में उतारी जा रही हैं। लखनऊ में भी हमने देखा इलेक्ट्रिक बसें, और यहाँ कानपुर में इलेक्ट्रिक बस न केवल मेट्रो परियोजना शुरू हुई है उसका विस्तार किया जा रहा है, बल्कि इलेक्ट्रिक बसें इस तरह से चलाई जा रही है। कुछ यात्रियों से जान लेते हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रही हैं? IT गेट से रामा तक। ये बताइए कि पहले जब आप प्राइवेट बसें में चलती रही होंगी और इसमें चलती हैं, कितना फर्क दिखता है? बहुत अच्छा लगता है इसमें आराम है। अच्छा, धक्का मुक्की नहीं होती होगी? नहीं। अच्छा, एक महिला होने के नाते आप ज्यादा सेफ महसूस करती हैं या फिर जो पहले की जो बसें थी और ये बसें एक ही जैसी? इसमें आराम है। पहले उसमें 2 नंबर में जाओ, 6 नंबर में जाओ तो धक्का धुक्कू लगती थी, और इसमें आराम है, आराम से जाओ। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। क्या करती हैं आप? हम ऐसे ही अच्छा, तो कहाँ जा रही हैं भैया? हम IT से जा रहे हैं क्या टाट मिल। आप लोग इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मिला है, पोल्यूशन फ्री है, सेफ्टी भी ज्यादा होती होगी, तो क्या कहना? हमको इसमें बहुत कंफर्टेबल लगता है। जैसे हम पहले जाते थे उससे बेटर है। हमको ये लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बस जो निकली है बहुत लेडीज़ों के लिए बहुत सुरक्षित और सेफ्टी है, बहुत सेफ्टी है। जैसे हम लोग उसमें जाते थे दूसरी वाली बस में, उसमें हमको घस के बैठते थे, जगह नहीं मिलती थी, लड़ाइयाँ हो जाती। आप लोग छात्र हैं, बताइए कि ई बस में सफर कैसा है पहले की बसों के मुकाबले? ई बस में सफ़र तो काफ़ी अच्छा है पहली की बस, क्योंकि पहली की बस में तो पॉल्यूशन से भी फैलता था, गंदगी भी रहती। तो ये ई बस उसके साथ साफ है तो इससे पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा। आप बताइए, न्यू जनरेशन के हैं, छात्र हैं, क्या कहना है? पॉल्यूशन फ्री है, उसमें आराम भी है, उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो इससे आराम रहेगी। क्या नाम है आपका? आशीष। और आपका क्या नाम है? शिवराज। तो जो ई बसें हैं वो पोल्यूशन फ्री हैं, आरामदायक हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और उत्तर प्रदेश के शहरों को स्मार्ट होते देख रहे हैं, मेट्रो का विस्तार होते देख रहे हैं, और इस तरह की ई बसें चलाई जा रही हैं, लखनऊ हो या फिर कानपुर। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, कानपुर। तो ईज ऑफ लिविंग के नए नए आयाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के हल्द्वानी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। ये परियोजनाएं सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति सहित कई क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री जिन 6 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं और एक पिथौरागढ़ में पनबिजली परियोजना और नैनीताल में सीवरेज नेटवर्क में सुधार से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हल्द्वानी से जुड़ रहे हैं अभिषेक सिंह, सीधे उनसे बात करते हैं। अभिषेक, जिस तरह से देखा जाए इन परियोजनाओं पे अगर नजर डालें तो साफ तौर पर लगता है जो बुनियादी ढांचागत व्यवस्था है वो अब उत्तराखंड की काफी बेहतर होने जा रही है। बिल्कुल
ओम प्रकाश, मैं अगर बताऊं कि किस तरीके से पिछले दशकों तक उपेक्षा हुई है उत्तराखंड की, और पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो विकास कार्य यहाँ पर देखने को मिला है, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो या फिर कनेक्टिविटी को लेकर के हो या फिर अन्य जो भी कल्याण के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स है, उनको लेकर के, तो उसमें काफी बड़ा कदम उठाया गया है उत्तराखंड के अंदर और काफी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल जो है यहाँ पर गुरुवार को हल्द्वानी में उनका जो कार्यक्रम है उसके अंदर जो है वो 23 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। यानी कि देहरादून में जिस तरीके से आपने देखा, गढ़वाल के अंदर उन्होंने जो विकास की परियोजनाओं की सौगात दी, अब कुमाऊं जो है ये पूरे कुमाऊं को एक बहुत बड़ी जो विकास की परियोजनाएं हैं उसकी सौगात मिलने जा रही है। तकरीबन 17,500 करोड़ रुपए की जो है ये सारी परियोजनाएं हैं। कई परियोजनाओं का शिलान्यास है, कई परियोजनाओं का उद्घाटन है और खास तौर पर जो ये सारी परियोजनाएं हैं वो सिंचाई की बात हो या फिर सड़क कनेक्टिविटी की बात हो, आवासीय जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास की बात हो, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उद्योग जगत को किस तरीके से उसकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए या फिर पेयजल की जो समस्या रही है पहाड़ी दुर्गम इलाकों में उसकी पूर्ति कैसे की जाए, इन सभी चीजों पर जो प्रधानमंत्री का कल का जो दौरा है वो केंद्रित होने की उम्मीद है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि एक बहुत ही लंबित जो सबसे बड़ी परियोजना की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही 1976 से लंबित एक परियोजना थी जो कि जिसका कि प्रधानमंत्री जो है कल उस परियोजना को का शिलान्यास करेंगे। ये लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से है जो कि देहरादून के पास में है और 1976 में इसकी परिकल्पना की गई थी, लेकिन जो भी तमाम सरकार यहाँ पे रही उनके आप इसे कह सकते हैं कि इतने वर्षों में भी उसको अमली जामा नहीं पहना पाई। और अब इस परियोजना के बन जाने के बाद जो लाभ होगा वो न सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तक को होगा। पेयजल की भी आपूर्ति होगी और 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन भी होगा। ओम प्रकाश, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की बात, इत्र व्यवसायी पीयूष जैन के मामले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह कहा है कि इन व्यवसायियों की बौखलाहट स्वाभाविक है क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि इनकी सुरक्षा जो पार्टियां करती थी वो आज हाशिए पर हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर ऐसे व्यवसायियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों से पूछना चाहिए कि आप ये बताएं कि ये इत्र की दुर्गंध किसकी सोच है। समाजवादी पार्टी के नेता कोई रोड बनाओ तो कहते थे ये तो हमारी कही हुई बात है, कोई भी पुल बनता था तो कहते थे कि हमने तो जो है सोचा था, मोदी जी और योगी जी ने साकार कर दिया। फिर कहते हैं जी ये जो है वो जो हाईवे बन रहा है ये हाईवे जो है वो हमने जो है वो कहा था, योगी जी और मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो भैया इस इत्र की दुर्गंध के बारे में भी तो बता दो कि आपका ही जो है वो सोच है, आपकी जो है वो सनक है। और यहां पे रुक रहे हैं मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high! LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और अब बात करते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले 28 करोड़ 31 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इस संक्रमण से अब तक 54,30,000 से ज्यादा लोग उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज के बाद विश्व में 25 करोड़ 17 लाख से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 5 करोड़ 41 लाख से अधिक है। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा 8,41,000 से अधिक है।
यूरोपीय देशों में भी कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार से मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ब्रिटेन में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 1,23,00,000 से पार कर गई है। वहीं रूस में कोरोना के 1,04,00,000 से अधिक मामले हैं। फ्रांस में कोरोना के 93,26,000 से अधिक मामले हैं। उस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों की यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध को इस हफ्ते हटाने की घोषणा की है। बाइडेन ने कहा है कि यात्रा प्रतिबंध अब आवश्यक नहीं है और ये शुक्रवार से समाप्त हो जाएगा। बाइडेन ने कहा कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की सलाह पर प्रतिबंध हटाया जा रहा है। गौरतलब है कि 24 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के बारे में सूचना मिलने के बाद दुनिया के कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। और खेल प्राइम के साथ हमारे सहयोगी गौरव अब मौजूद हैं। गौरव, अब क्या आपके पास? शुक्रिया ओपी। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे सेंचुरियन टेस्ट के साथ, जहां भारतीय टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत ने 158 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले भारतीय टीम ने तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी को 197 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस तरह भारत को पहली पारी के आधार पर 130 रन की कुल बढ़त हासिल हुई थी। टीम के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए टेम्बा बावुमा ने सबसे ज्यादा 52 रन बनाए। उनके अलावा क्विंटन डिकॉक ने 34 रन और कगिसो रबाडा ने 25 रन की पारी खेली। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे। और आपको सीधे लिए चलेंगे भाजपा मुख्यालय, जहां पे संबित पात्रा प्रवक्ता भाजपा प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। की गई है, गाड़ी को तोड़ी गई है और जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे इस गाड़ी के साथ, वो सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी वहां मौजूद थे। सपा का, समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है, स्टूडेंट्स विंग है, उस छात्र सभा के जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम अखबारों ने सचिन केशरवानी के रूप में लिखा है, वो उस वीडियो में मौजूद थे। ये पुलिस ने पता लगाया है। तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ा। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और पुलिस लगा करके जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दरअसल ये जो गाड़ी थी, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता, जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी और इस गाड़ी को कामोफ्लाज किया गया था। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं, इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसे देख करके भड़क जाएंगे, स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे और मार पिटाई की व्यवस्था वहां आरंभ हो जाएगी, वहां आगजनी आरंभ हो जाएगी, वहां दंगे आरंभ हो जाएंगे। केवल और केवल इसी उद्देश्य के साथ इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया समाजवादी पार्टी के छात्र सभा द्वारा, उनके स्टूडेंट्स विंग द्वारा। आप सोच सकते हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा था, लाल टोपी मतलब खतरे की निशानी, लाल टोपी मतलब खतरा, आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता नजर आ रहा है, सत्य होता नजर आ रहा है। गुंडाराज क्या होता है, आप इनकी गुंडाई देखिए कि अपनी गाड़ी को भारतीय जनता पार्टी के रूप में सजाना और खुद उसे चकनाचूर कर देना और संदेश देना कि हम इस प्रकार से, अगर आप विकास के साथ खड़े होंगे तो हम इस प्रकार से आपको ध्वस्त कर देंगे। ये काम कौन करता है? ये काम माफिया करती है। ये काम गुंडा राज वाले करते हैं कि अपने माफिया राज के दबदबा को स्थापित करने के लिए, टू एस्टैब्लिश द फियर फैक्टर अमॉन्ग्स द पीपल,
you propagate such kind of videos and you announce your presence, you advertise your presence. ये और कुछ नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट है